नमस्ते साथियों, SKC एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। SKC एजुकेशन पर सभी विषय के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। उसी संदर्भ में मैं आपका दोस्त श्रवण चौधरी हिंदी विषय के वीडियो आपके समक्ष लेकर आऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज इसी संदर्भ में आपके बीच एक टॉपिक लेकर आया हूँ। कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी का पहला ही प्रकरण है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। एक बार वापिस दोहराएंगे। भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। मित्रों, ध्यान देने लायक बात यह है कि यह प्रकरण सिर्फ 2 नंबर का है, तो हमें इसके अंदर से वही चीज पढ़नी है जितना इसका प्रश्न बन सके। आज हम जिस संदर्भ में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है भाषा। आज हम भाषा पढ़ेंगे। ये भाषा है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा की जरूरत क्यों पड़ी, इन सभी तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई। भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई। अब जैसे ही धातु नाम आया, ये धातु क्या है। अब धातु को अपन कह सकते हैं मूल रूप। धातु को हम कहेंगे मूल रूप। और जब मूल रूप आते ही आपके दिमाग में एक ही प्रश्न आना चाहिए, वो है संस्कृत। अब आपको पता चल गया होगा कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। अब धातु अर्थात क्रिया, ये हम सब समझते हैं। धातु को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और यह संस्कृत की मूल रूप की भाषा अर्थात मूल धातु किससे, भाष धातु से ही भाषा शब्द बना है। अब हम बात करेंगे कि भाषा शब्द का जो भाष धातु से बना है, उस भाष धातु का अर्थ क्या है। भाष धातु का अर्थ है विचारों को प्रकट करना। विचारों को प्रकट करना, भाष धातु का अर्थ है विचारों को प्रकट करना। अभी देखिए, मैं हिंदी पे नहीं आया हूं, अभी सिर्फ हम भाषा की बात कर रहे हैं। अब आप में से ये सभी लोग ये ध्यान करें कि विचार किसे कहते हैं। विचार किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया कि भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है और उसका अर्थ क्या होता है, विचारों को प्रकट करना। अब विचार किसे कहते हैं, ध्यान करें। विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात्मक इकाई यानी अ के साथ क्या बना है, 3 शब्दों से बना है, ध्वनि और उसके बाद आत्मक। इसको सीधे ऊपर लिए चलता हूं। अ का मतलब होता है हम सभी नहीं के रूप में लेते हैं। उसके बाद ध्वनि को हम लेते हैं आवाज के रूप में। और आत्मक का मतलब है के स्वरूप को लिए हुए, मतलब इसके अंदर आवाज नहीं आएगी। विचारों के अंदर आवाज नहीं आती क्योंकि वो अध्वन्यात्मक इकाई होती है। अर्थात मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। अब हम चलते हैं भाषा की परिभाषा की ओर। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई को हम विचार कहते हैं। तो आइए चलते हैं भाषा की परिभाषा की ओर। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है, विचार एवं अनुभवों को
अभिव्यक्त करने का माध्यम। थोड़ा ध्यान दें, माध्यम। हम कोई भी काम करते हैं उसका कोई माध्यम होता है। जैसे ये कोई सामान है, इस सामान को ए स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? साधन। किसकी जरूरत पड़ेगी? माध्यम। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए इंसान, बी इंसान, ये अपने विचारों को, क्योंकि जब तक इसके पास अपने विचार हैं, इसके पास भी अपने विचार हैं, ये दोनों आपस में प्रकट नहीं करते हैं, अर्थात ये अध्वन्यात्मक है, इसके अंदर ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि ये दोनों के ही विचार हैं। अब जब ये दोनों के विचार किस माध्यम से साझा करते हैं, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उस माध्यम को हम कहते हैं भाषा। अब माध्यम तो कोई ना कोई तो बनेगा ही बनेगा, बताऊंगा वो भी, लेकिन उससे पहले ये ध्यान करें, विचार तो हुआ, अनुभव क्या है? अनुभव, हम कोई भी काम करते हैं, वह काम करने के उसी दिन या उसके कोई भी दिन बाद में जब हम उस काम को वापस करते हैं, तो पहले किए हुए काम का हमारे पास क्या रहता है? अनुभव रहता है। अर्थात हमारे मन की अध्वन्यात्मक इकाई और अनुभवों को जिन माध्यम से साझा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आप इसका बढ़िया उदाहरण ले सकते हैं। मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप खूब सारे देखने वाले हैं, तो मेरे मन के अंदर क्या विचार हैं, जब तक ये वीडियो पूरा नहीं हो तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। आपके मन में अनेकों प्रकार के विचार उठ रहे हैं, आप मेरे से साझा नहीं कर रहे हैं, वो आपकी अध्वन्यात्मक इकाई है, उसको आप साझा नहीं कर रहे। अब जब भी मैं जिस माध्यम से साझा कर रहा हूं और आप तक पहुंच रही है, ये क्या बन गया? माध्यम बन गया। तो इस माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कहने वाला एक और सुनने वाला भी एक ही हो। कहने वाला एक हो सकता है, सुनने वाले अनेक हो सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था, पत्रकारिता का माध्यम होता है वो अंतर्व्यक्तित्व भी होता है, समूह में भी होता है, जनसंचार में भी होता है। जनसंचार में एक आदमी बोलता है, अनेकों आदमी सुनते हैं। इसी प्रकार से माध्यम कोई भी हो, अनेकों लोग हो सकते हैं, अनेकों लोग को सुनाया जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह, एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह। इधर भी एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह। अब ये दोनों किस माध्यम से अपने विचार विमर्श करते हैं, किस माध्यम से ये अपना विचारों का लेन देन करते हैं, विचारों का विमर्श करते हैं। मैं पर्याय शब्दों पर बहुत जोर दे रहा हूं, क्योंकि पर्याय शब्द जितने हमारी शब्दकोश जितना मजबूत होगा, उतने हमारे बोलने में आसानी होगी। तो ये ध्यान रहे, क्योंकि पर्याय शब्द हर एग्जाम के अंदर सूरज और चांद के पर्यायवाची पूछे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए आप पर्याय शब्दों के ऊपर ध्यान देना कि इसकी परिभाषा को हम अगर एक शब्दों में बांधें, भाषा की परिभाषा को अगर हम एक शब्द में बांधें, तो वो क्या हो सकती है? विचारों का लेन देन। ये समझिए इसी बात को। उसके बाद एक शब्द में और लिख सकते हैं, विचारों का या विचार विमर्श या विचार विनिमय। और एक आपने पढ़ी रखा है, विचारों को प्रकट करना। अब परिभाषाएं ये सब है। विचारों को लेन देन करने का माध्यम भी क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। विचार विमर्श करना किस माध्यम से किया जा रहा है, उसको भी हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और विचारों का विनिमय करना, वो भी किस माध्यम से कर रहे हैं, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आशा करता हूं यहां तक ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। इसको मिटाएं और आगे चलते हैं, भाषा की विशेषताएं।
तो आइए देखते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति क्यों है? क्योंकि एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। हमारे अंदर एक जन्मजात कौशल होता है बोलना। जन्मजात कौशल होता है बोलना। अब क्या बोलना है ये हम समाज में रहकर सीखते हैं, क्योंकि दिनों दिन वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। उसी प्रकार भाषा की शुरुआत तो हुई थी, शुरुआत एक छोटे से बिंदु से, लेकिन उसके अंदर रोजाना क्या होता है, वो एक अर्जित होता रहता है, उसके साथ हर रोज नया जुड़ता रहता है। क्यों और ये कैसे होता है? अनुकरण के माध्यम से होता है। अनुकरण क्या है? अनुकरण एक छोटा सा शब्द है। आपने देखा होगा घर के अंदर बच्चा, मम्मी बच्चे को पकड़ती है और बुलाती, बोल बेटा पापा मम्मी, तो बच्चा पीछे पीछे बोलता है। अर्थात कहीं भी वैसे अनुकरण दो तौर पे, बड़े तौर पे किया जाता है। पहला उच्चारण पे और दूसरा लेखन में। इन दोनों पर क्या किया जा सकता है? अनुकरण किया जाता है। मोटे तौर पे भाषा में दो तौर पे ही किया जाते हैं। तो पहला है उच्चारण का। उच्चारण के अंदर मैंने आपको बताया कि वो बच्चा पीछे पीछे बोलता है और स्वाभाविक है बोलेगा, क्योंकि वो अनुकरण करेगा। अनुकरण क्यों करेगा? कुछ अच्छा हासिल करने के लिए करेगा। इसलिए भाषा की शुरुआत हुई थी, उस समय से लेकर आज तक भी ये क्या है? अर्जित संपत्ति है और अर्जित की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि इसको समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता, या शब्दों में इसको बांधा नहीं जा सकता। ये भी एक विशेषता है, वो भी हम पढ़ेंगे। इस भाषा की दूसरी विशेषता क्या है? सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि भाषा को बढ़ावा कहां से मिलता है? समाज से मिलता है। समाज से हम सीखते हैं, तो एक सामाजिक प्रक्रिया भी भाषा की विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। अंतिम स्वरूप नहीं है। क्यों? देखिए, हम कहीं भी जाते हैं और अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको संपूर्ण जानकारी है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। एक संतुष्ट जवाब होगा नहीं। और अगर, क्योंकि किसी भी इंसान को संपूर्ण जानकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका एक कारण है, ये किसी भी चीज को अंतिम स्वरूप नहीं दिया जा सकता, और वो भी विशेष तौर से भाषा को, क्योंकि भाषा की विशेषता है कि अंतिम स्वरूप नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? और शब्द जुड़ते रहते हैं, रोजाना जुड़ते हैं और नए नए शब्द आते रहते हैं। अब वो परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन हुआ आज, जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, नए शब्दों का ज्ञान करते रहेंगे, हमारे पास नए शब्द आएंगे, हम उन शब्दों को आप तक पहुंचाएंगे। अर्थात भाषा क्या हुई? परिवर्तनशील। तो चौथी विशेषता क्या है इसकी? परिवर्तनशील। आपने देखा होगा थोड़ी दूर में या थोड़ी दूर जाने पर भाषा चेंज हो जाती है, क्षेत्रीय प्रभाव आता है। जैसे देखा जाए तो मेवाड़ की मेवाड़ी है, राजस्थान की राजस्थानी है। ये जगह जगह पर जाएंगे तो क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। ये परिवर्तनशील है। एक जगह पर बोली जाने वाली भाषा सब जगह बोली जाए, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि भाषा परिवर्तनशील होती है। पांचवी विशेषता क्या है? मानक स्वरूप है इसका। मानक स्वरूप है। मानक स्वरूप, अब देखा जाए तो भाषा का निर्धारण मुख्यतः दो बातों पर होता है। किस पर? भाषा का निर्धारण होता है व्याकरण और लिपि। अब ध्वनि या ध्वन्यात्मक इकाइयों को लिपि चिन्हों में बांधा गया, या लिपि चिन्ह, उनको हम क्या कहते हैं?
लिपि कहते हैं। अब रही बात मानक स्वरूप की, आप भाषा के अंदर अ को अ ही लिखेंगे, अ को परिवर्तन करके नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये क्या है, इसका मानक स्वरूप है, इसको बनाया गया कि ये अ ही है, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, आ लिख सकते हैं, लेकिन आ भी तो अपना अस्तित्व रखता है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि आ भी तो अपना अस्तित्व रखता है, इसलिए ये इसका मानक स्वरूप भी होता है। अंतिम विशेषता देखिए, कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर। अब यहां थोड़ा शिक्षण विधियों की बात आ जाती है। कठिन से सरल की ओर कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे लिए भाषा एक कठिन शब्द होता है। छोटे बच्चे के लिए भी देखो, पहली बार बोलना उसके लिए कठिन होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, सरल की ओर जाता है, आखिर एक दिन बोलने में वो माहिर हो जाता है। अब कठिन, हमारे लिए नए शब्द जुड़ेंगे भाषा में, वो हमारे लिए क्या होंगे, कठिन होंगे। हम चर्चा करेंगे, आपसी वार्ता करेंगे, उनके अर्थ निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसलिए भाषा की विशेषताएं एक ये भी हैं, कठिन से सरल की ओर। अब देखिए, मुख्य तौर पे इतनी विशेषता मैंने आपको समझाई है, बाकी विशेषताएं खूब सारी होती है। आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर वापस चर्चा की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा को सीखने के कितने बिंदु हैं? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा को सीखने के कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु हैं। वो हमारे जीवन में भी लागू होते हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए, या अर्थात भाषा कह दिया है तो उसको सीखने के लिए 3 बिंदु मुख्य कौन कौन से? पहला, जिज्ञासा। दूसरा, अनुकरण। और तीसरा, अभ्यास। भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने रूपों में है? 3 रूपों में है। पहला, जिज्ञासा। हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। जो जानने की इच्छा रखेगा वो भाषा को ज्यादा सीखेगा। दूसरा, अनुकरण। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अनुकरण क्या होता है। अनुकरण, एक छोटा सा उदाहरण आपको और बता देता हूं। अनुकरण का मतलब ये हुआ कि विद्यालय के अंदर प्रार्थना चल रही है, अग्रसर बैठे हैं, 2-4 अग्रसर जो भी बोल रहे हैं वो उसी लय में पीछे वाले विद्यार्थी भी बोलते हैं, तो ये क्या है? अनुकरण है। इसी को हम क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। और अनुकरण करके आदमी ज्यादा सीखता है। तीसरी बात, अभ्यास। करत करत अभ्यास ते जड़िमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। क्यों? अभ्यास से इंसान बहुत बार सीखता है। इसी दरमियान हम एक छोटी सी कविता पढ़ते हैं, चिट्ठी और उस दाने की। कितनी बार चढ़ती है, कितनी बार फिसलती है, और आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि अभ्यास करने से इंसान क्या होता है? भाषा ज्यादा सीखता है। अब आगे बढ़ते हैं, और भाषा के कितने प्रकार होते हैं? बहुत सारे विद्वानों के मतभेद हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसको साफ पढ़ते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार लिखते ही आपके मन में एक सवाल दौड़ा, भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से? ये तो आप सबको पता है। अब बता दिया कि 2 प्रकार कौन कौन से। अगर आपको पता हो, 2 साल पहले की 12वीं कक्षा के हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पूछा गया था, भाषा के 2 स्वरूप लिखे। देखिए, उन्होंने वहां विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं किया। अगर ऐसा पूछते तो भाषा के प्रकार लिख दिए तो हम क्या लिखते? तो हमारा उत्तर क्या होता? 2। देखिए, कई किताबों के अंदर 3 लिखा हुआ है, लेकिन नवीन मानविकृत के अनुसार देखा जाए तो भाषा के कितने प्रकार हैं? 2। पहला कौन सा है? मौखिक। और दूसरा कौन सा है? लिखित।
पहला, और दूसरा लिखित। अब बात करेंगे सांकेतिक की, इसको पीछे थोड़ी छोड़ सकते क्योंकि ये प्रकार तीसरा है, लेकिन नवीन मानवीकरण के अनुसार ये हुआ है कि प्रकार 2 ही मान्य है। तीसरा इसको हम एक खंड के रूप में ले सकते हैं। क्यों, वो भी बताऊं। उससे पहले हम ये देखिए, हमने पहले क्या पढ़ा था परिभाषा के अंदर, विचारों का लेन देन, विचारों का लेन देन या विचार विमर्श या विचारों का विनिमय या विचारों को प्रकट करना। अब इन सब को किस माध्यम से, मौखिक माध्यम से अगर व्यक्त करें, मौखिक का मतलब क्या है, मैं आपके सामने अभी बोल के भी समझा रहा हूं। लिख रहा हूं वो लिखित है, बोल रहा हूं वो क्या है, मौखिक है। हम कभी हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सुनाना क्या है, मौखिक कौशल है। इसको हम भाषा के कौन से प्रकार में रखेंगे, मौखिक में। गीत सुनना, ये क्या है, कोई गा रहा है तो ये क्या, मौखिक है। अब लिखित के अंदर क्या है, लिखित के अंदर पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, वो सारे तथ्य या जो वो सारी चीज जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, लिखकर किसी के आगे प्रेषित करते हैं, लिखकर जिनको हम क्या करते हैं, लिखने का माध्यम बनाकर हम कोई संदेश उन तक पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाता है, लिखित कहलाता है। अब बात कर लेते हैं सांकेतिक की भी। सांकेतिक किसे कहते हैं, सांकेतिक का मतलब होता है संकेत से लेते हैं हम। देखिए, संकेत एक प्रकार से नहीं होता। कभी कभार हमारे घर के पास में से गुजरने वाला व्यक्ति अगर कहीं जा रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो, हम बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभार हम इशारों में पूछ लेते हैं तो वो इशारों में ही संतुष्ट जवाब देता है। तो हम एकदम क्या होते हैं, उनके इशारों से ये समझ जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई हो तो एक उदाहरण देता हूँ। क्रिकेट मैच या क्रिकेट सभी लोग देखते हैं। जब कभी एक बल्लेबाज बैटिंग कर रहा होता है, एक गेंदबाज बॉलिंग कर रहा होता है, वह एम्पायर की क्या भूमिका होती है। जब कभी बल्लेबाज आउट हो जाए तो एम्पायर का डिसीजन क्या रहता है, या तो आउट या फिर नॉट आउट। आउट होने की स्थिति में एम्पायर क्या करेगा, एक अंगुली खड़ी करेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एम्पायर जाएगा दर्शकों के पास और सबको कह देगा भाई ये आउट हो गया, ऐसा नहीं होता। वो एक इशारों से समझाएगा और उस इशारे से सब लोग समझते हैं। इस इशारे का मतलब आउट होता है, ना कि वाइड होता है। वाइड का इशारा और हर एक बिंदु का क्या होता है, इशारा होता है। मौखिक हाव भाव देख लीजिए। कभी मैंने किसी को प्रश्न पूछा या आपने किसी को प्रश्न पूछा और उसका जवाब था ऐसे आश्चर्यजनक, बोला कुछ भी नहीं लेकिन उसके मनाही का भाव आया, तो ये भी क्या एक प्रकार का संकेत है। अर्थात हमने भाषा के 3 प्रकार पढ़े, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक का मतलब क्या होता है, बोल कर प्रेषित किए जाने वाले, हमारे मन के भावों को बोल कर प्रेषित करना। लिखित हमारे मन के भावों को लिख कर प्रेषित करना। और सांकेतिक मतलब हमारे मन के भावों को, अर्थात किसी बात को जानने के लिए या किसी बात को बताने के लिए हम क्या करते हैं, संकेत करते हैं, उसे हम कहते हैं सांकेतिक। कहते हैं भाषा का विकास क्रम किस स्थिति से होता है, किस दशा में होता है। भाषा का विकास क्रम भाषा का विकास क्रम सबसे पहले सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। यह भाषा का विकास क्रम होता है। भाषा का विकास इसी क्रम से होता है। सबसे पहले सुनना। छोटा बच्चा है लेकिन सुनने की जो प्रवृत्ति है वो जन्मजात है। वो क्या है, जन्मजात है। सबसे पहला बच्चा सुनने, हाँ जरूर सुनेगा, लेकिन वो ये सोचेगा मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं। सुनने का कौशल उसके पास है और वो जन्मजात है, लेकिन वो समझ नहीं पाता ये कह क्या रहे हैं। अब दूसरी बात मैं बोलूं, बोलना। बोलने का कौशल भी जन्मजात होता है, लेकिन क्या बोलना ये समाज में रहकर सीखता है।
सुनिए ध्यान से, बोलने का कौशल भी क्या होता है, जन्मजात होता है, लेकिन क्या बोलना है ये समाज में रहकर सीखता है। अब रही बात पढ़ना और लिखना। पढ़ने का मतलब होता है रीडिंग, और इसको हम एक शॉर्ट रूप में भी देते हैं, सुबोपली। अब 12वीं कक्षा से हटकर थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम के हो जाता हूं। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा का विकास क्रम क्या है, तो आपको सिर्फ इसको चेंज करना है, लिखना ऊपर चला जाएगा और पढ़ना नीचे आ जाएगा। बाकी सभी विद्वानों ने इसी क्रम को एक व्यवस्थित क्रम बताया है। मारिया मोंटेसरी ने ही सिर्फ एक लिखना ऊपर और पढ़ना नीचे किया। बाकी हमको इस क्रम का 12वीं तक के विद्यार्थी इस क्रम को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भाषा की इकाइयाँ। भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी होती है, उनको छोटे रूप में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वही इकाइयाँ व्याकरण का अंग भी होती है। तो हम उनको विस्तृत अगले चैप्टर में, अर्थात हमारे दूसरे वीडियो में हम व्याकरण पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन छोटे रूप में क्या होती है उसको मैं बताता हूँ। चलिए, भाषा की इकाई कौन कौन सी होती है। पहला देखिए वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य और चौथा पद। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसको विस्तृत रूप में मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसको हम अगले वीडियो, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, तो व्याकरण टॉपिक के अंतर्गत हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। लेकिन एक परिभाषा हमें ध्यान होनी चाहिए, भाषा की इकाइयाँ ये होती है। तो वर्ण की परिभाषा क्या है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा क्या है, शब्द। शब्द क्या है, वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार। ध्यान से सुनिएगा, वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के क्रमबद्ध समूह से, शब्दों के क्रमबद्ध समूह से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और पद किसे कहते हैं, जब एक स्वतंत्र शब्द होता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, राम घर जाता है, इसके अंदर राम पद है, इस वाक्य के अंदर राम क्या है, पद है। अगर राम स्वतंत्र होता है, ऐसे उदाहरण के लिए एक राम, तो ये राम क्या है, शब्द है। अंतर समझ में आया कि जब राम शब्द वो स्वतंत्र है, जब तक वो शब्द है, जब उसको वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। आशा करता हूं भाषा प्रकरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब रही बात हमने ये पढ़ा क्यों, इसका प्रश्न कैसे बनेगा, ये थोड़ा सुनिएगा। हमने सबसे पहली बात पढ़ी कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। दूसरी बात हमारी थी कि भाषा की परिभाषा क्या है। तीसरी बात हमारी ये थी कि भाषा की विशेषताएं क्या होती है। चौथी बात हमारी थी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा को किन तथ्यों से, किन बिंदुओं से सीखा जाता है। अगली बात हमारी थी कि भाषा का विकास क्रम कैसे होता है, और उससे अगली बात थी, अंतिम बात थी भाषा की इकाइयाँ। 2 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कैसे भी बन सकता है, तो हमें इस संदर्भ में पूरी जानकारी करनी होगी। और आपकी सुविधा के लिए हमने एसकेसी एजुकेशन ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया है, बनाया है, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक के ऊपर जाइएगा और वहाँ से उस ऐप में, उस ग्रुप में जुड़िए और वहाँ से आप सीखने की सामग्री एकत्रित कीजिए। तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आने वाले हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी समस्या आपको आई है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।